मुंबई जीवन इंडस्ट्रीज 30वीं मंजिल पर स्थित यास कपूर के प्राइवेट ऑफिस की विशाल कांच की खिड़कियों से अरब सागर का अंतहीन विस्तार दिखाई दे रहा था। परदेसी बेपरवाह, ठीक अपने मालिक यास कपूर की तरह। 27 वर्ष का यास कपूर जेके इंडस्ट्रीज का मालिक, उसका नाम केवल एक नाम नहीं बल्कि शेयर बाजार का मौसम था। वह व्यक्ति जिसे वन फिंगर मैन कहा जाता था, एक उंगली का इशारा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल मचाने की ताकत रखता था। उसका जलवा, उसका रुतबा उसे भारत का मोस्ट एलिजिबल बैचलर बनाता था। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक बात घर कर चुकी थी, लड़कियां सिर्फ पैसे पर मरती हैं। इस समय वह अपने दोस्त कम असिस्टेंट शुभ से बात कर रहा था, जिसकी आवाज में डर की परत साफ थी। सर, मिस्टर मोहन आहूजा के घर के लिए सभी इंतजाम हो गए हैं। पापा और माँ और सार्थक भी सुबह की फ्लाइट से। यांस ने अपनी कुर्सी घुमाई। उसकी गहरी बर्फीली आंखें सुख पर टिकी। वह एक परफेक्ट ग्रे सूट में था। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका अहंकार चीख चीख कर बता रही थी, गुड, लेकिन मेरी तरफ से कोई एग्रीमेंट नहीं है। सो मेरे पेरेंट्स ये दोस्ती निभा रहे हैं, मैं नहीं। यांस ने लहजे में तल्खी लाते हुए कहा। उसने अपनी उंगली के इशारे से सुख को रुकने का संकेत दिया। और याद रखना, अगर किसी ने सोचा भी कि वह लड़की मुझे इम्प्रेस कर लेगी, तो उनका सबसे बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। यह सब बस फॉर्मेलिटी है, नथिंग सीरियस। शुभ ने कांपते हाथों से कॉफी का कप थमाया। उसे आज का गुस्सा, उसकी तड़प, उसकी बेचैनी, सब कुछ पता था। फिर भी वह चुपचाप सहता था। यस सर, मैं समझ गया, बस डील फाइनल होनी है, शुभ ने धीरे से कहा। एग्जैक्टली, सौदा, प्यार, शादी, इमोशंस, ये सब बकवास है। अब जाओ, मीटिंग की तैयारी करो। यांस की आंखें एक पल के लिए बंद हुई, मानो इस रिश्ते के विचार ने उसे थका दिया हो। जबलपुर, सुंदरपुर गांव, आहूजा हवेली। सुंदरपुर गांव की सबसे बड़ी हवेली, आहूजा हवेली। इसकी दीवारें सम्मान, संस्कृति और सादगी की कहानी कहती थी। हवेली के पिछड़ेपन में हरी भरी क्यारियों के पास प्रशंसा आहूजा बैठी थी। प्रशंसा 16वीं बसंत पार करके 17वें में कदम रखा था। वह साक्षात गांव की पवित्र भोली भाली सुंदरता थी। उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें हर बात पर आश्चर्य से फैल जाती थीं। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो कांच की तरह पारदर्शी थी। वह छोटी सी बात पर घबरा जाती थी, लेकिन जब कोई मुसीबत में हो तो उसकी समझदारी बड़े बड़ों को हैरान कर देती थी। दुबली पतली गोरी रंगत और कमर तक लहराते काले बाल उसे और अधिक नटखट बनाते थे। वह विज्ञान और गणित की छात्रा थी जो अपनी किताबों को दुनिया मानती थी। तभी उसकी प्यारी भाभी मीहू, उसके भाई निशान की पत्नी, दौड़ती हुई आई। प्रशंसा सुन, एक बहुत बड़ी बात हुई है। मीहू ने उसे खींचकर हवेली के अंदर लाते हुए फुसफुसाया। प्रशंसा का दिल धड़क उठा। क्या हुआ भाभी, क्या पापा ने डांटा? उसकी मासूमियत पर मीहू को प्यार आ गया। मीहू ने उसे गले लगाया। अरे पगली, तेरे लिए रिश्ता आया है, मुंबई से, मिस्टर जीवन कपूर का बेटा, यास कपूर। ये सुनते ही प्रशंसा के गालों पर गुलाबी रंग दौड़ गया। वह घबराकर बोली, रिश्ता? पर अभी तो मैं 12वीं में हूँ। और मिस्टर कपूर के बेटे, उनके पापा, और पापा तो दोस्त हैं। पर यह क्या? एक अनजाना एहसास उसके पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गया। यह शादी का पहला प्रस्ताव था, और यह एहसास घबराहट और एक मीठी बेचैनी का मिश्रण था। मीनू ने उसकी ननद के इस पहले एहसास को चुपचाप महसूस किया। शुरू में तो घबराहट होती है मेरी प्यारी ननद, लेकिन सब ठीक होगा। अभी तो सिर्फ देखने आ रहे हैं, पूरा कपूर खानदान आ रहा है, यांस को छोड़कर। पापा और मम्मी बहुत खुश है। आहूजा हवेली का बड़ा आंगन कुछ ही घंटों में हवेली का बड़ा आंगन जीवंत हो उठा। मोहन आहूजा जमींदार और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी सरोज जी ने कपूर परिवार के स्वागत की भव्य तैयारी की थी। जीवन कपूर, जया जी और सार्थक कपूर मुंबई से सुंदरपुर पहुंचे। मोहन जी और जीवन जी गले मिले। दशकों पुरानी दोस्तियां रिश्तेदारी में बदलने की कगार पर थी। जीवन, मेरे दोस्त, आज तूने मुझे बहुत खुशी दी है। तूने यह दोस्ती निभा दी। मोहन जी की आंखों में नमी थी। जीवन कपूर ने स्नेह से उन्हें थपथपाया। मोहन, ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये दिलों का मिलन है। हमारी जया और सरोज जी भी यही चाहती हैं। जया जी और सरोज जी गर्मजोशी से गले मिली। तभी सार्थक कपूर, 22 साल का चंचल कॉलेज स्टूडेंट, बीच में आ गया। वाह पापा, आपने तो माहौल ही इमोशनल कर दिया। अंकल, अब मैं आपको भी पापा कह सकता हूँ। और भाभी कहाँ है? मुझे अपनी क्यूट सी होने वाली भाभी से मिलना है। भैया तो यहाँ नहीं आए, पर मैं अपनी तरफ से पूरा फन पैकेज लेकर आया हूँ। मोहन जी और जीवन जी हंस पड़े।
अरे शरारती, तेरी भाभी अभी अंदर हैं, थोड़ी देर में आएंगी, मोहन जी ने प्यार से कहा। शाम को जब जीवन कपूर ने औपचारिक रूप से रिश्ता आगे बढ़ाया तो सरोज जी ने सकुचाते हुए उम्र के फासले का जिक्र किया। जीवन जी, यहाँ से बेटा 27 के हैं और हमारी प्रशंसा अभी बच्ची है। 17 साल की, 10 साल उम्र का फासला बहुत है। जया जी ने सरोज जी का हाथ थाम लिया। सरोज, ये प्यार का रिश्ता है, उम्र का नहीं। मेरा बेटा अंदर से बहुत अच्छा है, बस थोड़ा काम के तनाव में गुस्सैल है, और प्रशंसा की मासूमियत और समझदारी में उसे संभाल लेगी। हमें अपनी दोस्ती को विश्वास की नींव देनी है। मोहन जी ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है जीवन, हमें ये रिश्ता मंजूर है। बस एक बार दोनों बच्चे मिल लें। बाहर से सादगी और अंदर से सोने सी प्रशंसा को कहाँ पता था कि उसके जीवन में तूफान लाने वाला वन फिंगर मैन यास कपूर उसे सिर्फ एक सौदा समझ रहा है। आहूजा हवेली के आंगन में गर्मा गर्म पकवानों और दो परिवारों की खुशगवार बातचीत का माहौल था। जीवन कपूर और मोहन आहूजा अपनी दोस्ती की सफलता पर मुस्कुरा रहे थे। सरोज जी और जया जी अपनी भाभी समधन बनने की खुशी में एक दूसरे को देख रही थी। मोहन जी ने जीवन जी से कहा, बस अब तो यांश की हाँ बाकी है। वैसे मुझे थोड़ा डर है, वह इतना बड़ा बिजनेसमैन है, हमारी प्रशंसा इस बड़े शहर के माहौल को कैसे संभालेगी। चिंता मत कर मोहन, जीवन जी ने आश्वस्त किया। मेरा यांश बहुत जिम्मेदार है। हाँ, थोड़ा गुस्सैल और एरोगेंट जरूर है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वह जानता है कि इज्जत क्या होती है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। जीवन कपूर थोड़े किनारे हटे। उनका चेहरा सख्त था। वह जानते थे कि यांश को मनाना दुनिया का सबसे मुश्किल बिजनेस डील से कहीं ज्यादा कठिन है। तभी सार्थक, जो रसगुल्लों का मजा ले रहा था, बोला, अंकल, भैया तो टोटल वर्कहॉलिक हैं। उन्हें रोमांस शब्द से एलर्जी है। वो हमेशा कहते हैं इमोशन इज ए लाइबिलिटी, पर मैं हूं ना। मैं उन्हें सिखा दूंगा कि भाभी को कैसे हंसाया जाता है। सब हंस दिए, पर जीवन जी के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। मुंबई, जीवन मेंशन। यांश कपूर अपने होम ऑफिस में बैठा था। जैकेट हटाकर कॉलर को ढीला करके वह तनाव में था। उसके फोन पर पापा का नाम चमक रहा था। उसने कॉल उठाया। आवाज में सीधा गुस्सा था, बिना किसी अभिवादन के। हाँ पापा, मैं जानना चाहता हूँ आपने वहाँ क्या किया। मैंने साफ कहा था, मैं ये रिश्ता नहीं चाहता। मैंने एग्रीमेंट दिया था, कमिटमेंट नहीं। जीवन कपूर ने गहरी सांस ली। बयास की सादत से वाकिफ थे कि गुस्से में वह रिश्ता सम्मान सब भूल जाता है। यांस, जरा आवाज धीमी कर। मैं जानता हूँ तू क्यों गुस्सा है। तूने कुछ लड़कियों को देखा है जो बस पैसे देखती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की हर लड़की वैसी ही है। ओह प्लीज पापा। यांस ने जोर से मेज पर हाथ पटका। उसकी आंखों में आग थी। दुनिया मेरे लिए फंडामेंटली खराब है। आप क्यों नहीं समझते। ये लड़कियां, ये प्रिंसेस जो बड़े घरों की इजी लाइफ चाहती हैं, वे मेरी मेहनत को क्या जाने। मुझे शादी नहीं करनी है, ये क्लियर है। आप क्यों मुझे ऐसे रिश्ते में धकेल रहे हैं जो मेरी नज़रों में सिर्फ एक खराब बिजनेस डील है। जीवन कपूर का लहजा प्यार से हटकर दृढ़ता पर आ गया। यास कपूर, मोहन मेरा दोस्त है, मेरी इज्जत है। मैंने उसे वचन दिया है। तो सिर्फ अपने काम और अपनी नफरत को देखता है। लेकिन तूने कभी सोचा है कि मैं और तेरी माँ क्या चाहते हैं। तू कब तक अकेला रहेगा। तेरा एरोगेंस तुझे खा रहा है। यह एरोगेंस नहीं, ये मेरा सच है। यास चिल्लाया। मैं किसी मासूम लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। वह गांव की है, नादान है, और मैं टॉक्सिक हूँ। मैं उसे खुशी नहीं दे पाऊंगा। यह रिश्ता नहीं हो सकता। बस बहुत हो गया। जीवन जी की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो यांस ने बरसों बाद सुनी थी। तूने उसे देखा भी नहीं और तूने उसे नादान घोषित कर दिया। वह 17 की है, 12वीं में है, साइंस पढ़ती है। वह भोली है पर कमजोर नहीं। और तू अपने बारे में जो सोचता है वह गलत है। तू प्यार का भूखा है यांस। मैं भूखा नहीं हूँ, मैं फैन हूँ। और अगर आप मुझे इतनी नफरत करते हैं तो मेरा नाम बदल दीजिए। मैं क्यों आपकी इस पुरानी दोस्ती की गहराई को चुकाऊं। यांस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपनी सीमा लांघ चुका था। जीवन कपूर शांत हो गए। उनकी अगली बात तलवार की धार जैसी थी। ठीक है, अगर तू मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रख सकता तो मत रख, पर अगर तूने अब यह रिश्ता तोड़ा तो मैं आज से जेके इंडस्ट्रीज के बोर्ड और इस मेंशन से खुद को अलग कर लूंगा। मेरी पूरी मेहनत, मेरा सम्मान सब बर्बाद हो जाएगा। तू मेरा बेटा है, पर तूने मेरी बात काटी।
यानी तूने मेरे वचन को झुठलाया। तुझे क्या लगता है मैं तुझे ब्लैकमेल कर रहा हूँ? नहीं, मैं तुझे आखिरी बार कह दे रहा हूँ, यहाँ से तुझे यह शादी करनी होगी मेरी इज्जत के लिए। कमरा शांत हो गया। यांस की सांसें तेज थी। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था। उनके नाम और इज्जत को खतरे में डालने की कल्पना भी उसे तोड़ रही थी। उसका गुस्सा, उसका अहंकार उसके पिता के प्यार के सामने टिक ना सका। उसने आंखें बंद की। पापा आप। उसका गला रुंध गया। जीवन जी ने उस चुप्पी को समझा। बस हाँ बोल दे बेटा, उसके बाद जैसा तेरा मन करे, पर एक बार हाँ बोल दे। गुस्से, बेबसी और पिता के प्रति प्रेम के बोझ तले यांस ने अपने मुंह से वह शब्द निकाला जो उसके पूरे अस्तित्व से इनकार कर रहा था। ठीक है पापा, डन। जीवन कपूर ने धीरे से फोन रखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सौदा नहीं, यह समर्पण था। सुंदरपुर आहूजा हवेली प्रशंसा हवेली के अंदर बैठी थी, जहां मीनू उसे घेर कर बैठी थी। रसोई से आ रही खुशबू और दरवाजे पर हो रही बातें दोनों से उसका ध्यान हट चुका था। उसका दिल अजीब सी धड़कन महसूस कर रहा था। भाभी, प्रशंसा ने शर्माते हुए मीनू की गोद में सिर रख लिया। जब किसी लड़की के लिए पहली बार रिश्ता आता है तो उसे कैसा लगता है? मुझे अजीब सा डर लग रहा है और शर्म भी आ रही है। पेट में तितलियां क्यों उड़ रही हैं? म्यू ने उसके बाल सहलाए। ननद और भाभी का रिश्ता ऐसा था जैसे दो सहेलियां। अरे मेरी भोली ननद, ये तो फर्स्ट फीलिंग है। ये तितलियां नहीं, ये तेरे दिल के अंदर बसती सहनाई है। डर मत, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। तू अब किसी की होने वाली है। पर वो बहुत बड़े आदमी है और मैं तो अभी 12वीं की किताब पढ़ती हूँ। प्रशंसा ने चिंता जताई। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो, या अगर वो बहुत सख्त हुए तो? म्यू ने ठहाका लगाया। अरे तू चिंता क्यों करती है? तू कितनी प्यारी है, नटखट पर दिमाग से तेज। तू साइंस मैथ की स्टूडेंट है, इतनी समझदार है कि बड़े बड़े सवालों को हल कर देती है। तो एक इंसान को नहीं समझेगी? वैसे भी अगर वह तेरा बड़ा भाई सार्थक जैसा चंचल हुआ तब तो तेरी जिंदगी मजेदार हो जाएगी। सार्थक? हाँ, वो तो बहुत मजेदार है, पर उनके बड़े भैया यास कपूर? प्रशंसा ने फुसफुसाया। म्यू ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। आंखों में शरारत थी। वही तो असली मिस्ट्री है। सुना है वो एंग्री यंग मैन है। तेरा काम है अपनी मासूमियत से उनके गुस्से को खत्म कर देना। सोच, जब तू उनके ईगो को तोड़ेगी और उनका दिल जीतेगी, कितना रोमांटिक होगा। पर पहले तू बता, तेरा मन क्या कहता है? तू अपनी मर्जी से रिश्ता चाहती है ना? प्रशंसा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी बड़ी मासूम आंखें छत को देख रही थी। पापा और मम्मी बहुत खुश है। जीवन अंकल भी बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। हाँ भाभी, अगर मेरी किस्मत मुझे मुंबई ले जाना चाहती है तो मैं तैयार हूँ। ठीक उसी समय जीवन कपूर अंदर आए। उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। सरोज जी, मोहन, ये रिश्ता पक्का। यांस ने हाँ कर दी है। वर्षा का दिल एक बार फिर तेज धड़कन के साथ उछल गया। उसे पता नहीं था कि मुंबई में उस क्षण उसका होने वाला पति नफरत से उबल रहा था। मुंबई जीवन इंडस्ट्रीज। देर रात थी। कांच की ऊंची दीवारों से झांकती मुंबई की रोशनी भी यास कपूर के अंदर जल रही आग को ठंडा नहीं कर पा रही थी। उसने टेबल पर रखी फाइल को जोर से जमीन पर फेंक दिया। रिडिकुलस, एब्सोल्युटली रिडिकुलस। सो उसका असिस्टेंट जो अभी उसके पास खड़ा था डर के मारे कांप उठा। यास के गुस्से के सामने बड़े बड़े बोर्ड मेंबर्स पानी भरते थे। शुभ जानता था यास जब गुस्से में होता है तो वह सिर्फ एक बॉस नहीं बल्कि एक टॉर्नेडो होता है। शुभ, ये सब क्या है? यास ने अपनी आवाज को जहरीली शांति दी। यह फैसला मेरा नहीं है और मुझे लगता है यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें लगा है कि जेके इंडस्ट्रीज के पैसे की डील उनसे हुई है। तुम ये सुनिश्चित करो कि उस लड़की को, प्रशंसा को, ये पता चले कि यह सौदा सिर्फ मेरे पापा की खुशी के लिए हुआ है, मेरे लिए नहीं। शुभ ने हिम्मत करके कहा। सर, जीवन सर ने साफ कह दिया था कि ये दोनों परिवारों की खुशी है। मोहन जी ने भी पूरी इज्जत से हाँ कहा है। इज्जत? यांस हंसा। एक कड़वी दर्द भरी हंसी। इज्जत होती है कंट्रोल में, और इस समय मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल से बाहर है। मेरे पापा, वह जानते हैं कि मैं उन लड़कियों से नफरत करता हूँ जो मेरे स्टेटस को देखकर ललचाती हैं। वह गांव की लड़की 17 साल की जिसे दुनिया का रियल मतलब भी नहीं पता होगा,
वह क्या सोचेगी? मोस्ट एलिजिबल बैचलर से शादी, बस उसकी लाइफ बन गई। उसने अपने बाल नोचे, बेबस था। दुनिया को एक उंगली से नचाने वाला आदमी आज अपने पिता के प्रेम के सामने विवश था। वह अपने पापा से बहुत प्यार करता था और उनकी बात को तोड़ने का मतलब था उनकी इज्जत तोड़ना। ठीक है सो, तुम जाओ, और याद रखना, अगर मेरे पापा का सम्मान खतरे में आया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। यह रिश्ता सिर्फ पापा के लिए है। ये मेरी जिंदगी का सबसे स्टूपिड समझौता है। शुभ तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, जैसे किसी ज्वालामुखी के मुहाने से बचकर भागा हो। यहाँ उस क्षण दुनिया का सबसे सफल और सबसे अकेला आदमी था। उसके गुस्से में उसका दर्द छिपा था, विश्वासघात का डर, प्रशंसा जिसे उसका परिवार प्यार से अंशु कहता था, अपने कमरे में बैठी थी। उसकी 12वीं की किताबें मेज पर खुली थी। फिजिक्स और मैथ्स, वह समीकरणों का हल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। मीहू, उसकी भाभी और सबसे अच्छी दोस्त, दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अंशु, मेरी साइंस क्वीन, आज भी फार्मूले में खोई है, जबकि तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फार्मूला सेट हो गया है। मीहू नटखट लहजे में बोली। प्रशंसा शर्माकर किताबों में छिपने लगी। भाभी प्लीज, आप क्यों बार बार मुझे चिढ़ाती हैं? मेरा मन नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है। कल तक मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम की चिंता कर रही थी, और आज? मीहू उसके पास आकर बैठ गई, उसका हाथ थाम लिया। और आज? आज तेरी आंखें कुछ अलग ही सपना देख रही हैं। तू इतनी मासूम है अंशु, कि तुझे डर लग रहा होगा, है ना? हाँ भाभी, बहुत डर लग रहा है। प्रशंसा ने मीहू की ओर देखा। उसकी बड़ी मासूम आंखें डबडबा गईं। वो यांस कपूर, वो इतने बड़े आदमी है, मैं तो बस छोटे से गांव की हूँ। मैं वहां मुंबई में उनकी दुनिया में कैसे फिट होंगी? अगर अगर उन्हें मेरी मासूमियत, मेरा भोलापन पसंद नहीं आया तो? मीनू ने उसे गले लगाया। यह ननद भाभी का नहीं, दो सहेलियों का आलिंगन था। अंशु, तू पागल है। तेरी मासूमियत ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू डर मत। तू अंशु है, तू नटखट है, पर तेरे पास समझदारी की भी कोई कमी नहीं है। तू 17 की होकर साइंस पढ़ रही है, जबकि तेरे गांव की लड़कियां। तू कमजोर नहीं, तू हीरा है। और अगर वयांश कपूर थोड़ा एरोगेंट है भी ना, तो तेरी सादगी उसका गुरूर तोड़ देगी। तू तो नटखट भी है। देखती हूँ वह अपने गुस्से को कब तक कंट्रोल कर पाएगा, जब तू उसे अपने सवालों से परेशान करेगी। आप हमेशा मेरा साथ देती हो भाभी, अंशु ने मुस्कुराते हुए कहा। पर मुझे उनकी फैमिली से भी डर लगता है। मम्मी पापा उन्हें प्रशंसा कहते हैं, पर आप लोग मुझे अंशु कहते हो। मैं कहीं प्रशंसा बनकर अंशु को खो ना दूं। कभी नहीं मेरी बच्ची, तू हमेशा हमारी अंशु रहेगी। और कपूर परिवार बहुत प्यार भरा है। हाँ, यहाँ की मम्मी जया जी और पापा जीवन जी बहुत प्यारे हैं। मैंने सार्थक को देखा है, वह तो टोटल मस्ती किंग है। अगले दिन सुबह कपूर परिवार अगले कदमों पर बात करने के लिए तैयार बैठा था। सार्थक अपने मोबाइल पर किसी बात पर हंस रहा था। बेटा सार्थक, अब थोड़ी देर शांत बैठो, जया जी ने प्यार से कहा। सॉरी माँ, बस भैया की कंपनी का एक मीम देख रहा था। उसे कारपोरेट बोल कैनो कहते हैं। सब कह रहे हैं कि भैया जब गुस्से में होते हैं तो आसपास का स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। सार्थक ने हंसते हुए कहा। मोहन जी और सरोज जी थोड़े चिंतित हुए। जीवन जी ने माहौल संभाला। सार्थक, तेरी बकवास बंद कर। मोहन, सरोज, यहाँ थोड़ा गर्म मिजाज का है, यह सच है। वह काम के मामले में बहुत सख्त है, पर घर में वह हमेशा हमारा ख्याल रखता है। यह रिश्ता उसने हमारी इज्जत के लिए माना है। तभी सार्थक ने शरारत से कहा। लेकिन अंकल, अब भैया की लाइफ लाइन आप लोगों की बेटी बनने वाली है। उन्हें अब वोल्केनो नहीं, कूलिंग पैड की जरूरत है। भैया की जिंदगी में बस काम काम और गुस्सा है। प्रशंसा भाभी आएंगी तो उन्हें लाइफ का मतलब पता चलेगा। मीहू जो चाय लेकर आई थी, मुस्कुराई और सार्थक से कहा। वाह सार्थक जी, आपकी भाभी तो पहले से ही आपकी साइंस ट्यूटर बनने वाली हैं। वह फार्मूले से नहीं डरती, आपके भैया को भी सीधा कर देंगी। सरोज जी ने खुशी से कहा। हाँ, हमारी अंशु बहुत सीधी है, पर समझदार बहुत है। मुझे विश्वास है बयास की जिंदगी में खुशियां लाएगी। जीवन जी ने खुशी से मोहन जी से कहा। तो फिर अगले हफ्ते रोका पक्का करते हैं। मोहन, यह दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदल गई। यहाँ के गुस्से के बावजूद दोनों परिवारों ने प्रेम और विश्वास के साथ रिश्ते को पक्का कर दिया। उधर मुंबई में यहाँ जल रहा था
और इधर सुंदरपुर में प्रशंसा अपने आने वाले अनजाने सफर के लिए बेचैन थी। आहूजा हवेली में खुशियों का रंग बिखर चुका था। अगले सप्ताह की एंगेजमेंट की तैयारियां जोरों पर थी। जीवन कपूर और जया जी अभी भी सुंदरपुर में ही थे। इस नए रिश्ते की नींव को मजबूत कर रहे थे। मोहन जी, जीवन जी और बाकी सब बड़ी बैठक में बैठकर आगे की योजना बना रहे थे। जीवन, तुम दोनों यहाँ रुककर बहुत अच्छा कर रहे हो। लग ही नहीं रहा कि हम दो परिवार अलग हैं। मोहन जी ने खुशी से कहा। जया जी ने सरोज जी का हाथ पकड़ा। अब कहाँ अलग हैं, अब तो एक हैं और हमने मिलकर यह तय किया है कि हम यह शुभ काम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जीवन कपूर ने प्रस्ताव रखा। मोहन, हम चाहते हैं कि प्रशंसा हमारी अंशु के 12वीं की परीक्षाएं खत्म होते ही गर्मी की छुट्टियों में हम शादी कर दें। यास को इंतजार करना पसंद नहीं है और वैसे भी हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। सरोज जी के चेहरे पर थोड़ी चिंता आई। इतना जल्दी? परीक्षाएं तो मई में खत्म होगी, फिर तो बहुत कम वक्त मिलेगा। चिंता मत करो आंटी, सार्थक उछलकर बीच में आया। मेरी मम्मी, मतलब आपकी होने वाली समधन, पूरे मेंशन को शादी का सेट बना देंगी और मैं खुद अंशु भाभी को सारी शॉपिंग कराऊंगा। भैया तो टोटल बोरिंग है, पर मैं मजा ला दूंगा। मीनू ने सार्थक की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम तो बिल्कुल अपने नाम से सार्थक हो। सार्थक जी, पर हमारी अंशु तो अभी बच्ची है। आप लोग उसे मुंबई स्टाइल से डराना नहीं। प्रशंसा कोने में बैठी सब सुन रही थी। हर बात, हर हंसी उसके दिल में एक नया एहसास भर रही थी। उसकी परीक्षाएं खत्म होते ही शादी। उसका दिल धड़का। एक अजीब सी बेचैनी थी। इतने बड़े बदलाव के लिए वह तैयार थी या नहीं। मीनू ने उसकी घबराहट भांप ली और आंख मारकर उसे आश्वस्त किया। यश कपूर अपने आलीशान टेरेस पर अकेला था। रात की हवा चल रही थी, लेकिन उसका मन सुलग रहा था। उसने विस्की का एक घूंट लिया और लंबी सांस खींची। वह इस जबरदस्ती के रिश्ते के विचार से घुटन महसूस कर रहा था। उसके मोबाइल की घंटी बजी। सार्थक। यश ने कॉल उठाई। बोल सार्थक, क्या खबरें हैं? उस सौदागर घर की। उसके लहजे में तीखी नफरत थी। सार्थक की आवाज में उत्साह भरा था, जो यास के गुस्से पर पेट्रोल का काम कर रहा था। भैया, सौदागर नहीं, ससुराल बोल। और क्या खबर? सब सुपर डुपर है। पापा ने फाइनल कर दिया है। जैसे ही भाभी के 12वीं के एग्जाम खत्म होंगे, अपनी शादी। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ। यास की मुट्ठी भिज गई। तुम्हें मेरी कोई फीलिंग नहीं? तुम मेरे भाई हो या उनकी फैमिली फ्रेंड? अरे भैया, कूल हो जाओ। भाई तो ऑब्वियसली आपका ही हूँ, पर भाभी, सॉरी अंशु भाभी, वो बहुत क्यूट है। मेरी? नहीं, मैं सूली पर क्यों चढ़ूं? आपकी? हाँ, आपकी कसम, मैं इतनी मासूम है। और आपको पता है उनकी आंखें बिल्कुल हिरनी जैसी। वो हंसती हैं, उनकी मुस्कुराहट की तो क्या ही बात करूं भैया। और क्या गजब की साइंस स्टूडेंट है। मैंने उन्हें देखा, वह बैठकर कैलकुलस पढ़ रही थी। 17 साल की लड़की और इतनी समझदार। सच कहूँ भैया, आपको उन्हें देखकर प्यार हो जाएगा। यांस का धैर्य टूट गया, उसके चेहरे की नसें तन गईं। वह अपनी कुर्सी से उठा और चिल्लाया, बस करो, 1 मिनट। ये प्रशंसा पुराण बंद कर। मुझे ना तो उस लड़की में शौक है और ना मुझे इस बेईमानी रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कौन है, कैसी दिखती है, क्या पढ़ती है, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी चंचलता उसके सामने दिखाना, मेरे सामने ये सब एडवर्टाइजमेंट मत करो। और मेरे सामने ये शादी एक बिजनेस ऑब्लिगेशन है, प्यार नहीं। अब ये सब नॉनसेंस बंद करो और मुझे मेरी मीटिंग्स की तैयारी करने दो। सार्थक फोन पर चुप हो गया। उसने पहली बार अपने भाई का ऐसा बर्बर नियंत्रित गुस्सा सुना था, जो दिल को चीरता हुआ निकला था। सॉरी भैया, कुछ ज्यादा नहीं बोला था मैंने तो, सार्थक ने धीरे से कहा। यास ने फोन काट दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह गुस्से में टेरेस पर चक्कर काटने लगा। यास ने एक सिगरेट सुलगाई। वह शायद ही कभी पीता था, लेकिन आज का तनाव उसे यह करने पर मजबूर कर रहा था। वह सिगरेट के धुएं को हवा में छोड़ता रहा, जैसे वह अपनी बेचैनी को बाहर निकाल रहा हो। प्रशंसा, उसने धीरे से वह नाम फुसफुसाया। उसके कानों में सार्थक के शब्द गूंज रहे थे। बहुत क्यूट है, मासूम हिरनी जैसी आंखें, कैलकुलस पढ़ रही थी। यास ने एक और घूंट लिया। उसे गुस्सा आ रहा था, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि यह गुस्सा लड़की पर है या खुद पर। पागल हो गया हूं मैं, उसने खुद से कहा। क्यों सोच रहा हूँ उस लड़की के बारे में? यह लड़की कौन है जो मेरे पूरे परिवार को चंद घंटों में पसंद आ गई?
क्या है इसमें ऐसा? उसका दिमाग जो दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इक्वेशंस को हल करता था, आज इस 17 साल की गांव की साइंस पढ़ने वाली लड़की के सरल व्यक्तित्व को समझने में उलझ गया था। उसे अपनी बेचैनी पर गुस्सा आया। वह बेचैन था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है। वह बेचैन था क्योंकि पहली बार उसके दिल के किसी कोने में एक अनजानी हलचल शुरू हुई थी। एक ऐसी हलचल जिसे वह प्यार नहीं कह सकता था, लेकिन जिसे दबाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने सिगरेट जमीन पर कुचल दी। उसका चेहरा अंधेरे में भी लाल दिख रहा था। तुम जो कोई भी हो प्रशंसा, तुम मेरी जिंदगी में खुशी लेकर नहीं आ रही हो। तुम सिर्फ मेरे पापा की इज्जत हो और तुम मेरे गुस्से का शिकार बनोगी। यास ने दृढ़ता से तय किया कि वह रोका में नहीं जाएगा। इस रिश्ते को वह तभी स्वीकार करेगा जब उसे करना पड़ेगा। यास कपूर अपने आलीशान बेडरूम में था। कमरा मिनिमलिस्ट डिजाइन का था, सफेद और ग्रे रंग की शांति से भरा। लेकिन यास के अंदर चल रहा तूफान उस शांति को तोड़ रहा था। उसके हाथ में एक महंगा गिलास था जिसे उसने गुस्से में टेबल पर दे मारा। शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। उसे नहीं पता था कि उसे किस बात पर गुस्सा आ रहा है। क्या उसे इसलिए गुस्सा आ रहा था कि उसे एक लड़की से शादी करनी पड़ रही है, या इसलिए कि उसके पिता ने पहली बार उसकी इज्जत का सहारा लेकर उसे मजबूर किया था। ये गुस्सा बेकाबू था और बेकाबू होना यास कपूर का सबसे ज्यादा नापसंद था। तभी उसके लैंडलाइन पर कॉल आया। जीवन कपूर का। हाँ पापा। यास की आवाज इतनी तीखी थी कि मानो फोन की लाइन जल जाएगी। जीवन जी का स्वर शांत पर दृढ़ था। यास, मैंने सार्थक को सारी डेट्स बता दी हैं। अगले हफ्ते बुधवार को रोका है। मैं चाहता हूँ कि तुम कल सुबह की फ्लाइट से आ जाओ। यह हमारी इज्जत का सवाल है। देखो, एंगेजमेंट में तो होना चाहिए। इज्जत? यहाँ हंस पड़ा। यह हंसी अपमान से भरी थी। पापा, आप डबल स्टैंडर्ड क्यों रख रहे हैं? पहले आप मुझसे शादी का फैसला जबरदस्ती करवाते हैं और अब इज्जत का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैंने आपसे कहा मुझे इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सब टाइम वेस्ट है। मेरे पास जेके इंडस्ट्रीज है जिसे चलाने के लिए मुझे 24 घंटे चाहिए, न कि गांव में बैठकर किसी लड़की के साथ रोमांटिक ड्रामा करने के लिए। जीवन जी की आवाज में दर्द था। यस बेटा, तू मुझे क्यों नहीं समझता? ये कोई ड्रामा नहीं है, ये जिंदगी है। और तू अपने गुस्से में ये भूल रहा है कि हम तेरी खुशी चाहते हैं। अगर तू यहाँ आएगा तो लोगों को पता चलेगा कि तू अपने पिता की खुशी में शरीक है। नहीं, यहाँ चिल्लाया। मैं शरीक नहीं हूँ। ये मेरी खुशी नहीं है और मैं ये अनाउंसमेंट सबको देना चाहता हूँ। मैं नहीं आ रहा हूँ। आप अपनी खुशी मनाइए। आप दोनों परिवारों को ये पिक्चर दिखाइए कि यास कपूर अपने काम से ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं देता। खुद को कंट्रोल करना सीखिए पापा। किसी को इतनी आसानी से ब्लैकमेल मत करिए। यास ने फोन काट दिया। उसकी सांसें तेज थीं। उसे पता था कि उसने जो कहा वह बहुत कड़वा था और उसके पापा को ठेस पहुंची होगी, पर उसका अहंकार और गुस्से पर नियंत्रण ना कर पाना उसे इस कगार पर ले आया था। उसने बिखरे हुए शीशे को देखा और खुद की हालत पर तरस खाया। कुछ देर बाद उसका मोबाइल बजा। इस बार माँ जया जी का कॉल था। यास ने कॉल उठाया। माँ प्लीज, अब मुझे गिल्ट मत करिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जया जी की आवाज शांत ममतामयी थी, लेकिन उसमें एक हल्की उदासी थी। यास मेरे लाल, मैंने सुना तुम्हारी और पापा की बात। बेटा, पापा भी मजबूर हैं। उन्होंने मोहन जी को वचन दिया है। और तुम क्यों इतना गुस्सा हो? तुम जानते हो ना पापा से तुम कितना प्यार करते हो। तुम क्यों नहीं समझते कि हर लड़की वैसी नहीं होती जैसा तुम सोचते हो? नहीं माँ। यास की आवाज थोड़ी धीमी हुई, क्योंकि माँ की उदासी उसे अंदर तक खत्म कर रही थी। मैं उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उनसे दूर रह रहा हूँ। मैं वहां जाकर नाटक नहीं कर सकता। मैं इस रिश्ते के लिए लॉयल नहीं हूँ। मैं एक ऐसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता जो भोली है। वह 17 की है माँ। मैं नहीं आऊंगा। प्लीज आप पापा को समझाओ। जया जी ने लंबी सांस ली। ठीक है बेटा, अगर तुम इतने ही कन्विंस्ड हो कि नहीं आना चाहते तो मत आओ। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, पर याद रखना हम सब तुमसे प्यार करते हैं और ये शादी सिर्फ कागज की नहीं, दिल की भी है। यहाँ ने चुपचाप फोन काट दिया। वह नहीं आ रहा था और इस फैसले ने उसे एक अजीब सी बेचैनी दी। वह एक सिगरेट सुलगाई, खिड़की के बाहर देखा और खुद को प्रशंसा के विचारों से जबरदस्ती दूर करने की कोशिश करने लगा। अगले दिन रोका की खरीदारी के लिए कपूर परिवार और आहूजा परिवार जयपुर के एक जाने माने बुटीक पहुंचे। प्रशंसा थोड़ी असहज थी। वह हमेशा सादे सलवार सूट
या स्कर्ट में रहती थी, और अब इतनी महंगी जगह, इतने सारे लोग। उसकी मासूम आंखें हर चीज को हैरानी से देख रही थी। मीनू उसके साथ थी, उसका हाथ थामे। अंशु, घबरा मत, यहाँ कोई फिजिक्स प्रॉब्लम नहीं है जिसे हल करना पड़े, बस फैशन है, मीनू ने फुसफुसाया। जया जी ने प्यार से प्रशंसा को अपने पास बुलाया। अरे प्रशंसा, तुम क्यों इतनी शांत बैठी हो? यह रोका तुम्हारा है, तुम बताओ, तुम्हें कैसा रंग पसंद है? तभी सार्थक ने ड्रामा शुरू किया। हाँ हाँ अंशु भाभी, ये देखिए, भैया तो टोटल बोरिंग है, और उनके भाई का टेस्ट देखो, ये नियॉन पिंक वाला लहंगा। मुंबई में आप इसे पहनकर उतरेंगी तो भैया का बीपी हाई हो जाएगा, है ना मम्मी? जया जी हंस पड़ी। सार्थक, चुप रहो, मेरी बहू को सादगी पसंद है। ये देखो प्रशंसा, ये आइवरी और पीच रंग का लहंगा कितना सुंदर है। तुम्हारी मासूमियत पर यह रंग बहुत जचेगा। प्रशंसा शर्माकर बोली, हाँ माँ, ये बहुत अच्छा है, मुझे हल्के रंग ही पसंद है, सादगी ही अच्छी लगती है। मोहन जी और सरोज जी अपनी बेटी को इतना लाड प्यार मिलता देख भावुक हो गए। मोहन जी ने जीवन जी का हाथ थाम लिया। जीवन, तुमने मेरी बेटी को बहुत खुशी दी। यश की अनुपस्थिति का जिक्र जरूर हुआ। सरोज जी ने उदास होकर पूछा, जीवन जी, यश बेटा रोका में नहीं आ रहा, क्या सब ठीक है? जीवन जी ने तुरंत संभाला। हाँ सरोज जी, सब ठीक है। यश के न्यूयॉर्क और टोक्यो के क्लाइंट्स के साथ कुछ बेहद क्रिटिकल मीटिंग्स हैं। वह कारपोरेट बर्ड का प्रेशर है, आप समझो, पर उसकी माँ और मैं यहाँ हैं। रोका हम पूरी खुशी से करेंगे, और देखना, शादी में यश अपनी पूरी ताकत के साथ आएगा। सार्थक ने माहौल हल्का किया। हाँ भाभी, भैया के न आने का फायदा है। अब मैं भाभी को अपनी मर्जी से ज्वेलरी खरीदने में मदद करूंगा, जिसमें हीरे भी हों। भैया होते तो कहते, इतना खर्चा क्यों? प्रशंसा के लिए कपड़े और गहने खरीदे गए। जया जी ने खुद अपने हाथों से प्रशंसा को एक पारंपरिक राजस्थानी डिजाइन की सोने की चूड़ियां पहनाई। प्रशंसा की आंखों में पानी आ गया। यह सिर्फ खरीदारी नहीं थी, ये दो परिवारों का भावनात्मक मिलन था। खरीदारी खत्म होने तक प्रशंसा पूरी तरह सहज हो चुकी थी। सार्थक की मस्ती और मीहू के सपोर्ट ने उसकी सारी घबराहट दूर कर दी थी। वह अपने होने वाले ससुराल वालों के बीच खुद को अनसु महसूस कर रही थी। लेकिन मुंबई में यास कपूर अपने बेडरूम के बिखरे हुए शीशे को देखकर इस रिश्ते की बढ़ती हुई गहराई से नफरत कर रहा था, और ये नफरत ही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन रही थी। आज रोके का दिन था, लेकिन यास कपूर के लिए यह दिन किसी सजा से कम नहीं था। सुबह से ही वह अपने प्राइवेट जिम में एग्रेसिव वर्कआउट कर रहा था, मानो वह अपनी सारी नफरत, सारा गुस्सा लोहे के उन वजनों में उतार देना चाहता हो। उसका शरीर थक चुका था, पर दिमाग में चल रहा तूफान शांत नहीं हो रहा था। हर मिनट उसे याद दिला रहा था कि उसके माता पिता इस समय सुंदरपुर में है, एक ऐसे रिश्ते को औपचारिक रूप दे रहे हैं जिसे उसने अपनी मर्जी से स्वीकार नहीं किया था। फिर क्यों कर रहा हूँ? उसने खुद से चिल्लाकर पूछा। मुझे तो खुश होना चाहिए, मैं इस सर्कस का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आजाद हूँ। पर उसकी आजादी खोखली थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख रहा था। उसे पता था कि इस समय सुंदरपुर में रस्म शुरू हो चुकी होंगी। उसके पिता जीवन कपूर, जो हमेशा दुनिया के सामने इज्जत से सिर उठाकर चलते थे, आज अपने बेटे की गैर मौजूदगी पर सफाई दे रहे होंगे। यह विचार से अंदर से तोड़ रहा था। वह अपने पिता से प्यार करता था, और उन्हें चोट पहुंचाना यह उससे बर्दाश्त नहीं था। उसने वर्कआउट बीच में छोड़ा और सीधे शावर लेने चला गया। आईने में उसने अपनी आंखें देखी। उनमें थकावट नहीं, बल्कि बेबसी का गुस्सा था। प्रशंसा आहूजा, उसने धीरे से नाम दोहराया। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, जिसे मेरे पापा ने खुद चुना है। उसने अपना फोन उठाया। सार्थक को कॉल करने की तीव्र इच्छा हुई, ताकि वह सुन सके कि वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन उसका अहंकार बीच में आ गया। नहीं, मैं उसे यह सिग्नल नहीं दूंगा कि मुझे परवाह है। यास ने दिन भर खुद को काम में झोंक दिया, पर वह हर 10 मिनट में मेज पर पड़ी अपनी माँ जया जी की तस्वीर देखता रहा। उसकी गैर मौजूदगी से माँ को कितना दुख हो रहा होगा, यह सोचकर उसका दिल कस गया। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर था, पर दिल में गहरा अफसोस था। आहूजा हवेली का आंगन फूलों, रोशनी और शहनाई की धीमी धुन से भरा था। रोके की रस्म के लिए सारी तैयारियां भव्य थीं, पर सादगी से भरपूर। प्रशंसा को मीहू और सरोज जी ने तैयार किया था। वह जया जी द्वारा खरीदे गए
हल्के आइवरी और पीच रंग के लहंगे में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सोने की चूड़ियां उसके हाथों में चमक रही थीं। उसकी मासूमियत, उसका भोलापन, उसकी आंखों की चमक, सब मिलकर उसे अद्भुत बना रहे थे। रोके की रस्म शुरू हुई। जया जी ने प्रशंसा के माथे पर टीका लगाया और अपनी पूरी खुशी और स्नेह के साथ उनके लिए लाया गया सगुन, नगद फल और मेवा और सुनहरी चुन्नी प्रशंसा के सिर पर रखी। प्रशंसा ने अपनी सास जया जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी सार्थक कपूर, जो खुद भी एक स्टाइलिश कुर्ते में था, अचानक बीच में आ गया। मम्मी, अंकल, एक मिनट, सार्थक ने जोर से कहा। यह रोके की रस्म है और मेरा टोटल बोरिंग भैया यहाँ नहीं है। पर मैं हूं ना, मैं भैया की कमी पूरी करूंगा। सार्थक भागा और एक छोटा खूबसूरत पैकेज ले आया। भाभी, ये भैया की तरफ से है। वह ऑफिशियली यहाँ नहीं आ पाए, पर उन्होंने ये तोहफा भेजा है और इसे मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा। ये एक साधारण पर क्लासी डायमंड पेंडेंट है, जिसे यांस ने अपनी सेक्रेटरी से खरीदवा कर आनंद फानन में भेजा था, जताने के लिए कि वह अपनी सोशल ऑब्लिगेशन पूरी कर रहा है। म्यू ने प्रशंसा की ओर देखा और आंखों से इशारा किया। देखो, तुम्हारे एंग्री यंग मैन ने भी अपना फर्ज निभाया। प्रशंसा की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन अगले ही पल वह बुझ गई। वह जानती थी कि यह सार्थक की मस्ती थी, यांस का प्यार नहीं। जीवन कपूर उठे। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में उदासी की झलक थी। मोहन, सरोज जी, मैं आज आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मेरा बेटा वह कॉरपोरेट वर्ल्ड में इतनी गहराई से फंसा है कि वह यह खुशी नहीं बांट पाया। पर मैं आप लोगों को वचन देता हूँ, मेरा बेटा जिम्मेदार है। उसने यह रिश्ता हमारी खुशी के लिए स्वीकार किया है और वह इसे पूरी ईमानदारी से निभाएगा। मोहन जी ने जीवन जी का हाथ थाम लिया। दोस्त, तू मेरी इज्जत है। तेरी बात ही मेरे लिए काफी है। मैं जानता हूँ यहाँ के दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। हम खुश हैं, हमारी अंशु खुश है। प्रशंसा खामोश थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या इतनी बड़ी रस्म में भी उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं थी? क्या मैं सच में सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ, कोई इंसान नहीं? उसकी मासूम आंखों में पहली बार डर और उदासी का मिश्रण था। म्यू ने यह बात भांप ली। उसने पास आकर प्रशंसा के कान में फुसफुसाया। अंशु, तेरा होने वाला पति है ना, वह बिल्कुल डेयरी मिल्की की तरह है। बाहर से सख्त, अंदर से पिघला हुआ। डर मत, आज नहीं आया कोई बात नहीं, अब वॉर शुरू हो गई है। तेरी मासूमियत जीतेगी या उसका एरोगेंस, यही देखना है। म्यू की बात पर प्रशंसा मुस्कुरा दी। उसने अपने डर को दबाया और रस्म पूरी की। रोका सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। देर रात यहाँ अपने ऑफिस में बैठा था। रात के 12 बज चुके थे। उसके हाथ में विस्की का गिलास था। वह जानता था कि अब सब खत्म हो चुका है। अब वह एंगेज्ड था। रोके की अंगूठी उसके हाथ में थी, जो जीवन जी द्वारा जीवन मेंशन भेज दी गई थी। तभी उसका फोन बजा। जया जी, यहाँ ने तुरंत कॉल उठाया। माँ, सब ठीक है? रस्म कैसी रही? उसका गुस्सा अब चिंता में बदल चुका था। जया जी की आवाज में रोके की खुशी और बेटे की गैर मौजूदगी का दुख था। हाँ, यहाँ सब बहुत अच्छे से हो गया। प्रशंसा बहुत प्यारी लग रही थी। वह थोड़ी घबराई हुई थी, पर सार्थक ने सब संभाल लिया। मोहन जी और सरोज जी ने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने कहा था ना माँ, मैं नहीं आ सकता था, मेरे पास काम था। यहाँ ने सफाई दी, जो अब सिर्फ उसके लिए झूठ थी। ठीक है बेटा, तुम काम पर ध्यान दो, जया जी ने धीरे से कहा। लेकिन यहाँ जब सार्थक उसे तुम्हारी तरफ से पेंडेंट पहना रहा था, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। शायद उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी से ठेस पहुंची। यह सुनकर यहाँ अचानक कुर्सी से उठा। ठेस पहुंची? ठेस? यहाँ के दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसे ठेस क्यों पहुंचेगी? उसे तो खुश होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि यांस कपूर के लिए काम सबसे पहले है। अगर वह इतनी सेंसिटिव है, तो वह मेरी दुनिया के लिए नहीं बनी है। यांस, माँ की आवाज में एक चेतावनी थी। तुम उसे जानते भी नहीं हो। वह बच्ची है। वह प्यार और इज्जत की उम्मीद कर सकती है। तुम अपने अहंकार में यह मत भूलो कि तुमने एक बेगुनाह की जिंदगी में कदम रखा है। यांस ने फोन काटा। अब उसका गुस्सा और बेचैनी कई गुना बढ़ गई थी। उसने बिस्की का गिलास मेज पर रखा और अपने बालों में हाथ फेरने लगा। उदासी? 17 साल की लड़की उदास थी क्योंकि मैं नहीं आया? यांस को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की गहरी ठंडी बर्फ को छू लिया हो। रोका खत्म हुए एक दिन बीत चुका था। यांस ने खुद को काम में इतना झोंक दिया था कि वह थकावट से चूर था,
पर उसके दिमाग में अब भी माँ की आवाज़ गूंज रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। शायद उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी से ठेस पहुंची। वह इस विचार से नफरत करता था कि कोई उस पर भावनात्मक दबाव डाल सके। तभी उसके पर्सनल फ़ोन पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। भेजने वाला था सार्थक कपूर। यांस ने उसे इग्नोर किया। वह जानता था कि शरारती सार्थक जरूर रोके के ग्रुप सेल्फी या ऐसी ही कोई नॉनसेंस भेजेगा। उसने फ़ोन को मेज पर उल्टा रख दिया और एक नई फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ने लगा। लेकिन उसका दिल आज पहली बार उसके मस्तिष्क की बात नहीं मान रहा था। उसकी आंखें बार बार फोन की तरफ जा रही थी। क्या है उस लड़की में? क्यों हर कोई, क्यों माँ और पापा भी उसके गुण गा रहे हैं? यास ने चिल्लाकर फोन उठाया। उसने चैट खोली। सार्थक ने 3 तस्वीरें भेजी थी। पहली 2 तस्वीरें पूरे परिवार के साथ थी। जीवन जी, जया जी, मोहन जी, सरोज जी और सार्थक की खुशहाल तस्वीरें। यास ने उन्हें बस सरसरी निगाह से देखा। तीसरी तस्वीर ये सिर्फ उसी लड़की की थी, प्रशंसा आहूजा की। यास ने एक पल के लिए सांस रोकी। उसने ना चाहते हुए भी अपनी उंगली से उस तस्वीर को डाउनलोड किया। जैसे ही तस्वीर उसके 6.7 इंच की अल्ट्रा एचडी स्क्रीन पर खुली, यास कपूर की बोलती बंद हो गई। वह आइवरी और पीच रंग के लहंगे में सजी हुई हवेली के आंगन में खड़ी थी। उसके हाथ में जया जी द्वारा दी गई सोने की चूड़ियां थीं और गले में यांस का भेजा हुआ डायमंड पेंडेंट। यांस ने हमेशा सोचा था कि वह लड़की बहुत साधारण गांव की तरह डिम हो गई, लेकिन वह लड़की जो उसकी स्क्रीन पर थी वह साक्षात सादगी का सौंदर्य थी। उसका चेहरा वह गोल नहीं बल्कि साफ सुथरा ओवल था। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, जिनमें एक अनकहा भय और मासूमियत एक साथ झलक रही थी। उसकी पतली नुकीली नाक और उसके होंठ जो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हल्के गुलाबी और बिना लिपस्टिक के थे। उसकी जॉ लाइन, जो अब तक हमेशा यांस को उसकी कठोरता याद दिलाती थी, उस पर प्रशंसा के मासूम चेहरे को देखकर पिघलने लगी थी। यांस ने तस्वीर को जूम किया। उसने उसकी सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी आंखों की मासूमियत पर फिदा हो गया। वह मासूमियत ऐसी थी जैसे किसी ने दुनिया के सारे हिडन एजेंडा को एक ही नज़र में धो दिया हो। वह 17 साल की लड़की जो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा भोली लग रही थी। वह किसी भी तरह से पैसे पर मरने वाली नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक साफ सुथरा भविष्य का सपना था, न कि मुंबई की भव्यता का लालच। उसकी नफरत, उसका गुस्सा सब हवा हो गया। यहाँ उस तस्वीर को देखता रहा। उसके दिल में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। ये गुस्सा नहीं था, ये बेचैनी थी, एक अनजानी पहचान की जो उसके दिल के सबसे ठंडे कोने को छू गई थी। तस्वीर के नीचे सार्थक का प्यारा मैसेज था, मेरी इकलौती और प्यारी भाभी साहब। उसने सिगरेट लाइटर उठाया पर जलाने की हिम्मत नहीं हुई। वह सिर्फ तस्वीर को देखता रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। वह उस लड़की को जानने की बेचैनी से भर गया था, जिसे वह अब तक सौदा समझ रहा था। उसने तुरंत फोन रखा और सुख को कॉल किया। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक नियंत्रित जल्दीबाजी थी। सुख, कल सुबह तक मुझे उस लड़की प्रशंसा आहूजा की पूरी प्रोफाइल चाहिए। उसकी पढ़ाई, उसके दोस्त, उसके गांव के बारे में पूरी जानकारी। मुझे उसका उसका पर्सनल नंबर चाहिए, अर्जेंट। सुख को यांस की आवाज में आई इस अचानक डिमांड पर आश्चर्य हुआ, पर उसने बिना सवाल किए यस सर कहा और चला गया। यांस ने एक बार फिर फोन उठाया और तस्वीर को देखा। प्रशंसा आहूजा, तुम कौन हो और क्यों क्यों तुम मेरे दिल में कंट्रोल से बाहर हलचल पैदा कर रही हो? रोके के बाद का दिन बहुत खुशगवार था। सार्थक अपनी चिरपरिचित चंचलता में पूरी हवेली में उछल कूद कर रहा था। भाभी सा, मेरी प्यारी अंशु भाभी सा, आपने देखा मैंने कितनी परफेक्ट तस्वीर भेजी भैया को? वह अब तक मेल्ट हो रहे होंगे। वह तो टोटल बोरिंग है, पर मैं गारंटी देता हूँ वह पूरी रात आपकी तस्वीर देखते रहेंगे। मैं उनका भाई हूँ, मुझे सब पता है। सार्थक म्यू के सामने बड़ी शान से कह रहा था। प्रशंसा शर्मा रही थी, पर साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। सार्थक जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? और कौन मेल्ट हो रहे होंगे? उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, रोके में भी नहीं आए। म्यू ने प्रशंसा को छेड़ा। अरे मेरी भोली ननद, गुस्सा क्यों होती है? ये टेक्निक है। सार्थक जी, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अंशु, भयास कपूर एक एरोगेंट पत्थर है। उसे पिघलाने के लिए प्यार के साथ थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। और मुझे पता है वह तस्वीर देखकर जरूर घायल हुए होंगे। प्रशंसा ने होंठ सिकोड़े। भाभी प्लीज,
मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस ये ख्याल आता है कि उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। मैं उनकी पत्नी बनने वाली हूँ, कोई अंडर डील का सामान नहीं। तभी उसके बड़े भाई निशान कमरे में आए। निशान शांत, समझदार और प्रशंसा के लिए पिता तुल्य थे। निशान ने प्यार से अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा। अंशु, मेरी प्यारी बहन, मीहू सही कह रही है। देखो, तुम्हारा और यांश का रिश्ता थोड़ा असामान्य है। तुम 17 की हो, वह 27 के हैं। 10 साल का फासला। वह एक अलग दुनिया में रहे हैं, वह गुस्से वाले हैं। ये सब हमें पता है। पर याद रखना बेटा, पापा की इज्जत के लिए उन्होंने हाँ कहा है। इसका मतलब है वह दिल के बुरे नहीं है। प्रशंसा ने उदास होकर पूछा, पर भैया, अगर वह मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मैं इतनी दूर मुंबई जाकर क्या करूंगी? क्या मैं सिर्फ उनके घर को संभालने वाली रोबोट बनूंगी? निशान मुस्कुराए। उन्होंने म्यू की तरफ देखा, जो सिर हिला रही थी। अंशु, तुम रोबोट नहीं, तुम जीवन हो। और तुम साइंस की छात्रा हो। तुम जानती हो कि सबसे मुश्किल समीकरण ही सबसे मजेदार होते हैं। तुम्हें अपने भोलेपन, अपनी नटखटपन और अपनी समझदारी से उनके जीवन के सारे नेगेटिव फैक्टर्स को पॉजिटिव में बदलना होगा। मीहू की तरह मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। डरना नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस अपने दिल को खुला रखना। प्रशंसा ने अपने भाई को गले लगाया। उसे पहली बार इस रिश्ते के लिए एक नई ताकत महसूस हुई। रात गहरी थी। हवेली की छत से चांद की रोशनी प्रशंसा के चेहरे पर पड़ रही थी। वह अपनी आंखें बंद करके चांद को देख रही थी। वह सिर्फ अपनी भाभी और भाई से नहीं, बल्कि रात में चांद से भी अपने दिल की सारी बातें करती थी। चांद, प्रशंसा ने फुसफुसाया, आप जानते हैं ना मुझे कैसा लग रहा है? मुझे डर लग रहा है उस यांश कपूर से। वह इतने बड़े हैं, इतने गुस्सैल। मुझे पता है वह मुझे पसंद नहीं करते। पर सार्थक जी ने जो तस्वीर उन्हें भेजी है, क्या वह उसे देखेंगे? और अगर देखेंगे तो क्या वह मुझे सिर्फ एक एग्रीमेंट मानेंगे या एक इंसान? उसने अपने हाथों में चूड़ियां देखी, फिर अपने गले में पेंडेंट को छुआ। मुझे पता है वह नफरत करते हैं, लेकिन मेरे पास प्यार है। मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी का प्यार और मेरी मासूमियत। क्या मेरी मासूमियत उनके 10 साल के अहंकार को तोड़ पाएगी? यांश कपूर, आप कौन हैं? मेरे जीवन का सबसे मुश्किल कैलकुलस प्रॉब्लम, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल साइंस एक्सपेरिमेंट। क्या आप मुझे कभी अंशु कह पाएंगे, या हमेशा प्रशंसा बनाकर मुझे अपनी दुनिया से दूर रखेंगे? उसने गहरी सांस ली। वह अनजाने में ही अब यांश के नाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुकी थी। उधर मुंबई में यांश की बेचैनी उसके अकेलेपन को तोड़ चुकी थी। वह जानता था कि वह अब सिर्फ इज्जत के लिए नहीं, बल्कि प्रशंसा को जानने के लिए मजबूर हो रहा था। नेक्स्ट पार्ट।